मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले करीब 2 साल से तनाव लगातार जारी है। दोनों ही देश अब तक टकराव को खत्म करने के लिए 13 दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच दोनों देशों की सेनाओं ने 14वें दौर की बातचीत के लिए 12 जनवरी की तारीख तय कर दी है। इस बार दोनों ही तरफ से नए कमांडर बैठक का नेतृत्व करेंगे, जहां चीन की तरफ से इस बैठक में दक्षिण शिनजियांग जिले के सेना प्रमुख जनरल यांग लिन शामिल होंगे, तो वहीं भारत की तरफ से बातचीत में 14 कोर कमांडर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेनगुप्ता चीन के सामने पीछे हटने की शर्तें रखेंगे। दरअसल भारतीय सेना के नए 14 फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्य सेनगुप्ता ने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बातचीत में मुख्य रूप से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हॉट स्प्रिंग एरिया में जारी तनाव को हल करने पर चर्चा होगी। ये भी बताया गया कि पेंगोंग झील और गोगरा की ऊंचाई पर स्थित तनाव बिंदुओं को सुलझा लिया गया, लेकिन हॉट स्प्रिंग का हल किया जाना अभी बाकी है। भारत बीडीओ क्षेत्र और एसएनएन जंक्शन क्षेत्र के समाधान की भी मांग कर रहा है, जो विरासत के मुद्दे माने जाते हैं। बता दें कि साल 2020 में गलवान में जून में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। फिलहाल भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में हर कदम उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही दुश्मन सैनिकों की तरफ से किसी भी तरह से दुस्साहस को विफल करने के लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत ने अपने सैनिकों के लिए सड़कों और आवासों के मामले में भी तेजी से विकास किया और सूत्रों का अनुमान है कि अगर बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता होती है तो भारत अत्यधिक ठंड के मौसम में भी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक सैनिकों को आसानी से प्रतिबंध कर सकता है। आपको बता दें कि बताया भी जा रहा है कि प्रबंधित 2 लाख से ज्यादा सैनिकों का अभी भी भारत की तरफ से किया जा सकता है। एलएसी पर अभी दोनों देशों की ओर से 50 से 60 हजार सैनिक तैनात है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले करीब 2 साल से जो तनाव लगातार जारी है, दोनों ही देश अब तक टकराव को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव जिस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जिस वक्त हमारे साथ है, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद दत्ता जी आपसे है। सर, तकरीबन एलएसी की अगर हम बात करें, 2 साल से जो तनाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और मौजूदा स्थिति में भी हम तनाव देख पा रहे हैं। 13 दौर की ये कहा जा सकता है कि बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस मसले का समाधान नहीं निकल पा रहा है। सेनाओं ने 14वें दौर की बातचीत के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है। इस बार दोनों ही तरफ से नए कमांडर बैठक का नेतृत्व करेंगे। क्या उम्मीद जताई जाए, समाधान निकलेगा? नेहा जी, मुझे कोई इतनी ब्राइट लाइट दिखाई नहीं देती है कि कोई इन चीजों का समाधान निकलेगा। आप ये देखिए कि जिस तरह की चीन की जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो उसकी जो ये पद्धति है कि जहां उसको कन्वीनियंस रहती है वहां तो वो राजी हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सरकारें हैं या जो हमारा जो हुकूमत है वो भी उसकी कई बार उसका जो ट्रैप है उसमें आ जाती है। देखिए, आप करीब 13 लेवल की जो बातें थी वो बिना किसी कंक्लूसिव एंड के समाप्त हुई। खासकर 13वीं जो वार्ता हुई थी वो 11 अक्टूबर 21 को हुई थी। वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल थी, जहां टोटल स्टेलमेट था। तो जहां चीन को कन्वीनियंस है वहां तो वो बात करने को तैयार है, लेकिन जहां उसको बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है वहां वो कोई इशू को उठाना नहीं चाहता। हमारे जो मुद्दे हैं वो ये देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि चलो नई लीडरशिप है। जनरल सेनगुप्ता ने अभी टेक ओवर किया है 14 कोर, और वहां से भी जो उनके जो कोर कमांडर हैं या जो उनके जो मिलिट्री लीडर हैं वो भी नए हैं, यांग ली साहब। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, और इसमें मैं
रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि भाई एपेक्स लेवल पे बातचीत की जाए, वरना ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। ये सेबर रेटलिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां बातें होती हैं और आगे कुछ होता नहीं है। आप ये देखिए, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं कि हम चीन को के घुटने टिका देंगे, हम चीन को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे। दूसरी चीज देखिए आप, अभी विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, भारत वहां उसका समर्थन कर रहा है। क्यों भारत वहां बॉयकॉट नहीं कर सकता? क्या भारत की इतनी ऐसी मजबूरियां हैं? कौन से हम विश्व स्तर पे इतना बड़ा मेडल लेके आते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रोटेस्ट करें या हम उसका बहिष्कार करें तो एक ये मैसेज जाता है दुनिया को या बैनुल अक़वामी स्तर पे कि भारत ने इसका संज्ञान लिया है और भारत नहीं चाहता कि इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इस तरह के रिलेशंस भारत नहीं रखना चाहता। क्योंकि देखिए, ये बातें होंगी, शाम तक इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं, 10-11 बजे तक वार्ताएं चलेंगी और कल आप अखबारों में ये खबर साया होगी कि साहब ये फिर टॉक्स इनकंक्लूसिव हुई। क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, चाहे देप्सांग बल्ज की बात लीजिए आप, चाहे गोगरा या हॉट स्प्रिंग की बात लीजिए, या आप देमचौक फनल की बात लीजिए, ये एक ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां चीन बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है, वो न करेगा इस पे बातचीत। आप ये देखिए, अभी हाल ही में उसने एक ब्रिज बना दिया गया है। जो आप कैलाश रेंज में जो ऑपरेशंस हुए थे, उसमें चीन की जो हमारे जो सेना थी उसको सक्सेस, या उसका जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वो क्यों हुआ? बिकॉज हमारा जो मूवमेंट था वो इतना स्विफ्ट था, और जो चाइनीज आर्मी थी वो वहां तक टाइम से नहीं पहुंच पाई। तो उसने अभी एक ब्रिज का निर्माण करना शुरू कर दिया है। और वो कहते हैं ना कि वही बात है कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। हमारे यहां उस पर केवल चिंता और चिंतन ही हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें एक टफ एक्सटीरियर प्रेजेंट करना पड़ेगा चाइना को। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अभी बहिष्कार करना चाहिए हमें इन गेम्स का। ऐसी क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है? क्या वो नेशनलिज्म से ऊपर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अश्विनी श्रीवास जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप विनोद दत्ता जी की बातों से? क्या वाकई आपको लगता है कि अभी सख्त एक्शन लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि सर, दोनों ही तरफ से जो नए कोर कमांडर है वो बैठक का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में क्या वाकई एक सख्त संदेश देने की कोशिश अब भारत की तरफ से की जानी चाहिए? देखो नेहा, इसमें कोई शक नहीं, सख्त मैसेज तो भारत देता रहा है। क्योंकि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मई 2020 में चीन आया था तो उसने आपको एक प्रकार से सरप्राइज कर दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मगर उसके 1-1.5 महीने के बाद ही भारत ने भी अपना एक मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दिया। इसका मतलब उन्होंने 3 डिवीजन लेके आया, तो भारत ने भी करीब 3 डिवीजन और या उससे ज्यादा ट्रुप्स वहां लगाए। अपने टैंकों का जमावड़ा, अपने आर्टी गन्स, अपने मिसाइल और अपनी वायु शक्ति को भी वहां डिस्प्ले किया। तो भारत एक मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्थिति पे आ गया था करीब जुलाई अगस्त तक। और जब 29-30 अगस्त को जो भारत ने कैलाश रेंज को पकड़ा, वो एक बहुत ही अच्छा मिलिट्री ऑफेंसिव मैन्यूवर था। और चीन को पता नहीं चला कि हमने कैलाश रेंज को पकड़ने से बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा, क्योंकि उसमें हमने मगर हिल, गुरंग हिल, रेचंगला और पूरा ये चशुल मौजो बाउल को हम डोमिनेट कर रहे थे। और जो स्पांगू कैप जहां से चीन 1962 में आया था, वो भी हमारे कब्जे में था कि हम भारत चीन में जा सकता था, उस इलाके से चीन भारत में नहीं आ सकता। मगर ये जब बातचीत का दौर चला, क्योंकि गिव एंड टेक था, कहीं देना कहीं लेना, तो भारत ने जो सच्चाई ये है, हाँ, हमने कहीं ना कहीं ढील कर दी। क्योंकि हमने को कैलाश रेंज को फेज 1 में नहीं वकेट करना चाहिए था। क्योंकि जब से हमने कैलाश रेंज को वकेट किया है तो वो ट्रम्प कार्ड जो हमारा था वो चला गया। अब ये ढीली डाली कर रहा है, क्योंकि उस समय बातचीत हुई थी कि पूरे फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट होगी और वो फेजेज में होगी। फेज 1 में होगी नॉर्थ और साउथ पेंगोंग में, फेज 2 में होगी गोगरा और हॉट स्प्रिंग में, और फेज 3 में होगी देप्सांग बल्ज और देमचौक में। मगर जैसे ही हमने फेज 1 में कैलाश रेंज को वकेट किया, तब से चीन जो है उसके तेवर बदल गए। और वो फेज 2 में जहां पर गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात थी, गोगरा के बाद वो आगे टच से मत नहीं हो रहा। और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि देप्सांग जो बल्ज है उसमें वो पीछे कभी नहीं जाएगा। देखो, मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2 साल, तो मुझे मालूम है उसकी अहमियत क्या है।
उसकी अहमियत ये है चीन के लिए क्योंकि वो 1959 की क्लेम लाइन में आगे हैं और उससे जहां पर वो हैं वहां से उनको इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, वो डायरेक्ट न्यूब्रा वैली और शाइचेन ग्लेशियर को जा सकते हैं डीबीओ को बाईपास करते हुए। और यही एक ऐसी जगह है जहां पर चीन और पाकिस्तान का कोलूजन हो सकता है। चीन ईस्ट से एक्साइचिन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित पाकिस्तान से आपका जो एक्साइचिन है और आपका जो शाइचेन ग्लेशियर है और नुब्रा वैली है उसको एक प्रकार से सैंडविच कर सकता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन कभी भी मानेगा स्पेशली डेप्सांग से वापस जाने के लिए। बिल्कुल मानता है या नहीं मानता और कहां पर सर हमसे गलतियां हुई ये भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ क्या अब LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की अब नौबत आ गई है या फिर बढ़ाना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। विनोद जी अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि खबर ये निकल के सामने आ रही है कि बातचीत में मुख्य रूप से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हॉट स्प्रिंग एरिया में जारी तनाव को हल करने पर चर्चा होगी। और बताया ये भी जा रहा है कि पेंगोंग झील और गोगरा की ऊंचाई पर स्थित तनाव बिंदु को सुलझा लिया गया, लेकिन हॉट स्प्रिंग का हल किया जाना अभी बाकी है। क्या वाकई आपको लगता है कि हॉट स्प्रिंग पर भी कुछ समाधान निकल के सामने आएगा? देखिए नेहा जी, अभी जनरल सिवाच साहब को आपने सुना, वो उस एरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और जितनी उनकी पकड़ है इस एरिया में शायद ही ऐसे सैनिक अधिकारी हैं जो उस एरिया को जानते होंगे। तो उन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया है कि भाई देखिए देप्सांग बल्ज की क्या अहमियत है चीन के लिए, कैलाश रेंजेस की क्या अहमियत है। तो मुझे नहीं लगता कि चीन उस पर कोई राजी होने वाला है, क्योंकि आप ये देखिए अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशंस देखें, जैसा जनरल साहब ने कहा था और मैं उनसे बिल्कुल 100% सहमत हूं कि हमें कैलाश रेंजेस खाली नहीं करने चाहिए थे, हमें उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहिए था, लेकिन हम एकदम उस पे राजी हो गए। आप ये देखिए जो बफर जोन वगैरह बनाए गए थे जब 12th लेवल टॉक्स हुई थी कोर कमांडर लेवल की, जिसमें MEA के नुमाइंदे भी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, लेकिन उनका भी कोई वो इनकंक्लूसिव निकली। या जिस तरह से उन्होंने जो पिछली जो टॉक्स में जहां उसने एग्री किया था चीन ने, वहां भी वो मुकर गया। तो हमें इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए और हमें एक ऐसा फ्रंट पोज करना चाहिए कि भाई जब तक पुराने मुद्दे जो एग्रीड हैं, क्योंकि देखिए चीन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई अलायंस या कोई इस तरह का करार करने में तो एकदम तत्परता दिखाता है, लेकिन फिर वो बाद में यू टर्न ले लेता है या गोल पोस्ट चेंज कर देता है। तो हमें उसकी जो टैक्टिक्स है अब तो बखूबी समझ जाना चाहिए। अब तो तकरीबन 2 साल होने को आए इस फेस ऑफ को। तो मेरा कहने का मतलब है वो इन चीजों पे न बात करेगा, वो ही इज गोइंग टू बीट अराउंड द बुश, वो वैसे ही बातें करता रहेगा जहां उसको कन्वीनियंस है। आप ये देखिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाता जा रहा है, जो उसकी रोड है 219 जो नेशनल हाईवे है उसका, वहां जिस तरह का वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिस तरह के ब्रिजेस बना रहा है, जिस तरह खबर ये भी निकल के सामने आई थी कि उसने पूरा एक गांव बसा लिया है। बिल्कुल गांव बसा लिया है और गांव के नाम चेंज कर दिया। आज ही किरण रिजिजू साहब का स्टेटमेंट आया है अखबारों में कि भाई उसके गांव के नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे स्टेटमेंट से साहब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई हमें इनका जो लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए। भाई अगर उसने नाम बदली कर दिए हैं तो हमने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों हमने कोई उसका विरोध नहीं किया? सर लेकिन हमारे यहाँ से तो ये कह दिया जाता है कि अगर वो पुल का निर्माण कर रहा है तो वो भारत के क्षेत्र में नहीं कर रहा है, वो तो अपने क्षेत्र में कर रहा है। तो इसे आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं चीन का मनोबल और ज्यादा बढ़ाती है क्या? बिल्कुल नेहा जी, वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो अब आप सबसे पहले यही कहेंगे कि हाँ वो हमारा एरिया ही नहीं है, या वहां पे चीन कभी आया ही नहीं, या इस तरह की जो चीजें हैं। देखिए अब बच्चे को मालूम है, इस पे इतनी वार्ताएं हो चुकी हैं और आपके चैनल हैं और भी कई इस तरह के मीडिया पर्सनालिटीज हैं जो इतनी बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, जो सटीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे जो हमारा सिटीजन्स हैं उनको बताया है कि भाई क्या यथास्थिति है। तो अब भी अगर कोई ये कह रहा है कि साहब वो हमारा एरिया नहीं है, या अगर एरिया है तो हम क्यों नहीं उसका कॉग्निजेंस ले रहे? बिल्कुल सही बात आपने कही है। अश्विनी शिवाच जी, अब सवाल इस बात को लेकर, सर ठंड का मौसम है और ऐसे में किस तरह की स्थिति वहां पे रहती है भौगोलिक तौर पर, वो बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं सर। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जैसे जैसे ठंड और ज्यादा बढ़ती जा रही है, LAC पर चुनौतियां न सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी कितनी बढ़ती जा रही है।
और भारत के लिए तो देखिए मसला है सुलझाने वाला और वो चाहता है कि सुलझाएं शांतिपूर्ण तरीके से। ये भारत की कहीं ना कहीं एक नेचर रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भारत चाहता है कि पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे से कायम रहे। लेकिन क्या चीन की भी ये मंशा है और क्या सर्दी के इस मौसम में चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है एलएसी के मसले को सुलझाना? हाँ बिल्कुल, देखो एक तो सच्चाई है नेहा कि जो वहां पर सर्दी -30-40 टेम्परेचर चला जाता है और दोनों देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर इसमें हमारे को फायदा है क्योंकि भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है और ऐसे इलाकों में रहने के आदी है। हम शाइचेन ग्लेशियर में, वेस्टर्न लद्दाख में ऑलमोस्ट ऐसे इलाकों में रह रहे हैं और उससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर। मगर चीन को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके जो कंटोनमेंट्स हैं, जो गैरिसन हैं, वो पीछे हैं, वो ऐसी हाइटों में, ऐसे रेरिफाइड इन्वायरमेंट में नहीं रहे और उन्होंने लड़ाई का भी काफी हद तक उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट लड़ाई उन्होंने 1979 में वियतनाम जो छोटा देश है उसके साथ लड़ी थी और उनको मुंह की खानी पड़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारी एज है। मगर जो चीन है वो इम्पोर्टेंट चीज दो बातें हैं। एक तो हम बार बार चीन क्या सोचता है कि क्या गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, वो कह रहा है कि आप बायलैटरल रिलेशन और एलएसी पे जो है अभी एक प्रकार तनाव चल रहा है, इनको दोनों को अलग अलग रखो और बायलैटरल ट्रेड को रहने दो और यहाँ एलएसी हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। मगर भारत समझ आ गया है, भारत को पता लग गया है अभी, क्योंकि भारत हरदम ये सोचता था कि चीन और भारत के रिलेशन कभी खराब नहीं होंगे क्योंकि भारत और चीन के बीच में 102 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। मगर जब से डोकलाम और ईस्टर्न लद्दाख हुआ, अब हमें कोई शक नहीं रहेगा कि पाकिस्तान के साथ चीन को भी पर भरोसा करना बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हमने एक चीज बहुत अच्छी की है कि हमारे बायलैटरल रिलेशन जब तक इंप्रूव नहीं होंगे, जब तक आपकी पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं आएगी। ये अब चीन को भी पता लग गया है और तो इसलिए अब चीन भी प्रेशर में है कि अगर उसमें कोई ना कोई फॉरवर्ड मूव करे। मुझे लगता है कि जो कल 12 तारीख को बात होगी, कुछ ना कुछ वो हॉट स्प्रिंग में आपसे मान कर लेगा, हॉट स्प्रिंग में समझौता कर लेगा। मगर डेप्सांग से जाने की मुझे नहीं लगता वो मान करेगा क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिकली डेप्सांग जो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी बनने के बाद भारत की काबिलियत और क्षमता होगी है कि हम जो उनके हाईवे G219 जो वेस्टर्न हाईवे कहलाता सिंगजांग से लाता उसको भी डोमिनेट कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे को भी, और गिलगित बाल्टिस्तान से जो जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे में भारत को भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। भारत चाहता है कि चीन वापस जाए यथास्थिति अप्रैल 2020 की डेप्सांग में करे। तो मुझे लगता है अड़कल वहीं रहेगी। हॉट स्प्रिंग में हो सकता है कोई ना कोई बातचीत होके हल निकलाए, मगर भारत का ये रवैया बहुत ठीक है अभी। जब तक आप बायलैटरल रिलेशन नहीं सुधरेंगे, जब तक पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं आ जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि चीन को भी एक थोड़ा प्रेशर है। चीन भी चाहता है क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने उसका एक प्रकार हाथ पकड़ा है, हमने जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स है उसमें जाने की बात स्वीकार कर ली है रूस के साथ, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं हॉट स्प्रिंग में होगा। मगर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो भारत ठीक कर रहा है, वो ये कर रहा है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बड़ा अच्छा कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, सड़कें बन गई हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हमारी स्ट्रेटेजिक जो रोड नहीं बनी थी वो बन गई हैं। हम तैयार हैं, ये भी सच्चाई है, हम तैयार हैं। हमने गलती एक ही की, हमको कैलाश रेंज फेज 1 में विकेट नहीं करनी चाहिए थी, कैलाश रेंज को लास्ट में विकेट करते डेप्सांग के साथ शायद हमने भरोसा किया और वो भरोसे का गलत फायदा चीन उठा रहा है। जो सर ये तो चीन की फितरत रही है ना कि जब जब भरोसा किया गया है चीन ने उस पर कहीं ना कहीं दगा दिया है, लिहाजा अब चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बैठक में टू द पॉइंट बात करने की जरूरत है, इस बैठक में अपने बिंदुओं को उठाने की जरूरत है और उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं खुलकर बातचीत करने की जरूरत है जो कि एलएसी पर पिछले 2 साल से हम लोग फेस कर रहे हैं या फिर चीन भी खुद फेस कर रहा है। जाहिर तौर पर वो जो झड़प हुई और विनोद जी ने जिस तरह से बताया कि सरकार की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं चीन का मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन इस बीच ये भी कहा जाता है जब विपक्ष इस बात को उठाता है कि भाई चीन जो है एलएसी को क्रॉस करते हुए हमारी सीमा में अंदर घुस रहा है, टेंट लगा दिए हैं,
लेकिन सर सरकार की तरफ से कहा जाता है नहीं नहीं वो तो हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है, कहां टेंट लगाए हैं। सर अगर इस तरह की बातें की जाती है तो अब सवाल इस बात पर भी खड़ा होता है कि वो झड़प क्यों हुई, कहां हुई वो झड़प जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई थी। विनोद जी देखिए आप गलवान की बात कर रही हैं? जी जी हाँ, देखिए गलवान का जो सारा ऑपरेशन था, देखिए भारतीय सेना का हमेशा यही उद्देश्य रहा है और हमारी लीडरशिप हमेशा सोल्जरिंग में बिलीव करती है, क्योंकि इस तरह के अलायंसेस या इस तरह के हमारे करार हुए हैं 1996 से लेके 2015 तक कि जहां नॉन यूज ऑफ एनी आर्म्स जो वो है वो उसका फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल। तो गलवान में भी यही हुआ। संतोष बाबू साहब जब वो लेके गए उनके जब सैनिक गए वहां, तो जब सिचुएशन खराब हो गई तो वो खुद एक बेहतरीन लीडरशिप का प्रदर्शन करते हुए वहां पहुंचे। तो चीनी जो सैनिक थे उन्होंने जो अर्थ मूविंग आइटम्स थे या इस तरह से जो हथियार बना रखे थे, क्लैंडस्टाइन हथियार जो बनाए हुए थे, उनसे उन्होंने हमला कर दिया। हाँ। लेकिन जिस तरह का अदम्य साहस, क्योंकि देखिए भारतीय सेना है वो इतनी जल्दी से तो कोई रन ओवर देगी नहीं। और आप देखिए कैसे हमारे जो सैनिक थे उन्होंने एक एक मतलब सैनिक 4-4 चीनियों को लेके श्योक नदी में कूद पड़ा। एक निर्मल एक हमारा सैनिक था, उसने चीनी लोगों के कोटों में हाथ डाला, 2 की गर्दन मरोड़ी और खुद पिदाइन उसने जंप लगा दिया श्योक नदी में। 5 आदमियों को लेके वो डूबा। तो चीन को अभी भी पसीने आते हैं। चीन आज तक भी उन बिल्कुल चीन जानता है सर ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये भारत बदल चुका है। लिहाजा यही वजह, अगर कोई और छोटा देश होता सर तो चीन के तेवर अलग होते, लेकिन वो जानता है कि ये भारत है। लिहाजा यही वजह है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है। बैठकों का दौर भी जारी था और आज भी है। लिहाजा अब उम्मीद करते हैं कि चीन के तेवर नरम होंगे, जिससे कि इस बैठक के अंदर कुछ कहीं ना कहीं निकल के सामने आएगा, कुछ बेहतर नतीजा होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।